भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का ही इस्तकबाल। अमलेंदु जी, आपके पास आऊं, थोड़ा सा आपको रेस्ट दे रही हूँ। मैं हेमंत जी के पास जाती हूँ। हेमंत जी, आज जो पूरे दिन ये जो जो प्रोसीडिंग्स चली है और अभी लग रहा है कि ये मामला 15 मिनट मांगे गए हैं, उसमें से 10-12 मिनट ऑलरेडी लग रहा है कि निकल गए हैं। आपको लग रहा है कि कल जब ये कोर्ट की बेंच फिर से बैठेगी, 2:30 बजे लगभग ये वक्त दिया गया है, अगर आज इस पर कोई फैसला नहीं आता है, जिसकी उम्मीद लगभग लगी रही कि नहीं आएगा, तो आप इस मामले को कहां जाता हुआ देख रहे हैं और आज की पूरी प्रोसीडिंग को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए बुशरा जी, दो तीन चीजें बड़ी स्पष्ट हैं आज की प्रोसीडिंग्स को देख करके। एक तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो अंतरिम जमानत दी है अरविंद केजरीवाल को, उसको ना तो केंद्र सरकार पचा पा रही है और ना उसके लॉ ऑफिसर्स पचा पा रहे हैं। और आज सॉलिसिटर जनरल की बातों से भी ये बात लगी, एएसजी की बातों से भी ये बात बड़ी स्पष्ट लगी कि जो इंटरिम जमानत दी गई है अरविंद केजरीवाल को एक राहत के तौर पे, वो उसको नहीं हजम कर पा रहे एक तरीके से। ये बिल्कुल स्पष्ट एक मानते एक चलिए। मैं आपको रोक रही हूँ, एक अपडेट दे दूं, फिर मैं आप अपनी बात को पूरी रखिएगा। जस्टिस खन्ना ने कहा है कि सेवरल इश्यूज हैव कम अप, कि बहुत सारे इश्यूज जो है लीगल इश्यूज वो इसमें सामने आ गए हैं, तो इसीलिए मैटर को अब कल लिया जाएगा टेंटेटिवली। तो उन्होंने कहा है कि टेंटेटिवली कल इस पूरे मामले को लिया जाएगा, यानी कि आज जो दलीलें जो पेश की गई उसके दौरान बहुत सारे ऐसे लीगल इश्यूज आए हैं जिनको देखने की जरूरत है, और इसीलिए अब जस्टिस खन्ना ने कहा है कि ये मामला कल के लिए अब आगे बढ़ाया जाएगा। कल इस मामले को फिर से इस पर सुनवाई जो है वो शुरू होगी। जी अमन जी, अपनी बात को रखिए। तो इसमें पहला पक्ष तो यह है कि जो अमित शाह ने भी इशारा किया, इशारों में बिना अरविंद केजरीवाल का नाम लिए, कि एक विशेष आदमी के तौर पर रियायत का जिक्र किया उन्होंने अपने ही अंदाज में। और आज उस बात को फिर सेकंड किया सॉलिसिटर जनरल ने भी और एएसजी ने भी सुप्रीम कोर्ट के दौरान, कि अंतरिम जमानत एक विशेष वो दिया गया है, राहत है, रियायत है टाइप। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उस बात को नहीं माना और उनकी जितनी भी दलीलें थी उनको एक तरीके से खारिज कर दिया और ये कहा कि ये हमारा फैसला था और हमने कन्विक्शन के साथ ये चीज की है, ये राहत दी है। दूसरी बात जो लगातार बहस चली आज, वो सेक्शन 19 पे चली, पीएमएलए के सेक्शन 45 पे चली। पीएमएलए एक्ट कहां से आया, उसके जेनेसिस पे चली। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है पूरे वर्ल्ड की, जिसकी सिफारिशों के आधार पर ये सारा एक्ट बना था पीएमएलए का, उसके रेफरेंसेस आए और तमाम तरह की लीगल इंटरप्रिटेशन आई। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट करनी पड़ेगी इसमें। अभी जब हम बात करना शुरू किया हमने 4 बजे, उससे 10 मिनट पहले जस्टिस खन्ना ने यह भी पूछा कि क्या आप फाइल लेकर के आए हैं, और इस एक तरीके से जस्टिस खन्ना ने वो फाइल मांग ली है बेंच ने, जो भी इस केस से संबंधित फाइल है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि ये पहली बार ये फाइल बेंच ने मांगी है। दूसरा, आपने जैसे कहा कि आज की सुनवाई पूरी हो जाएगी अगली 1-2 मिनट में और कल भी इस पे 2:30 बजे के बाद सुनवाई चलेगी। देखिए बुशरा जी, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स होते हैं ना, वो केवल एक पर्टिकुलर इशू को इंटरप्रेट ही नहीं करते, वो लीगल प्रोविजंस को भी इंटरप्रेट करते हैं और लॉ को भी इंटरप्रेट करते हैं। तो ये जो बहस चल रही है, इसमें थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा। जब राहत दी गई थी अरविंद केजरीवाल को, उससे पहले 5 बार इस पर बहस हुई थी और उसके बाद इस पर आज भी बहस हुई, कल फिर बहस होगी और ये बहस लगातार लंबी चलती है। तो ये कहना कि इस पर कल फैसला आ जाएगा, ये बहुत दूर की कड़ी है। इस पर जब भी आर्गुमेंट कंप्लीट होगा दोनों साइड्स का, अभी सॉलिसिटर जनरल बोल रहे हैं, उससे पहले सिंघवी साहब बोले थे, जब ये खत्म कर देंगे तो उसके बाद काउंटर फिर फाइल करेंगे अपने अभिषेक मनु सिंघवी, जो भी उनको बोलना है अपना काउंटर तर्क देंगे वो। और ये ऐसा नहीं है कि आपने अभी आर्गुमेंट सुना और 20 मिनट में फैसला कर दिया, ऐसा नहीं होता सुप्रीम कोर्ट में। ये पूरी की पूरी आर्गुमेंट होगा, उसके बाद ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा और उसके बाद 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन के अंदर ये फैसला, क्योंकि इसमें पूरा डिटेल्ड स्पीकिंग ऑर्डर आएगा, वो इसको एक्सेप्ट करेंगे कि उनकी गिरफ्तारी ठीक थी तो भी उनको स्पीकिंग ऑर्डर पास करना है, और वो गलत थी उसको रिजेक्ट करेंगे तो भी उनको स्पीकिंग ऑर्डर पास करना है। तो ये मान लेना है कि इसमें कल जैसे ही बहस पूरी होगी उस पर फैसला आ जाएगा, ये गलत है, ऐसा नहीं होता सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा, जो केजरीवाल को लेकर के जितना जो पैनिक की, जिसका बार बार आपने जिक्र किया कि केंद्र सरकार पैनिक की क्यों है, वो एक तरीके से इसको मॉरल डिफीट के तौर पे ले रही है। देखिए उन्होंने क्या किया है, आपको थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड समझनी पड़ेगी। पिछले 10 साल में एक परंपरा पहले चली आ रही थी, पहले सारे के सारे नेता और राजनीतिक विरोधी जो सरकार के थे वो सीबीआई से डरते थे। लेकिन सीबीआई की जो क्रेडिबिलिटी लॉस हुआ और जो राहत जल्दी जल्दी मिलने लगी, तो फिर ईडी को बीच में इन्वोक किया गया तमाम केसेस के अंदर और सीधा पीएमएलए लगाया गया तमाम नेताओं के ऊपर। और पीएमएलए लगाने की एक बैकग्राउंड है, क्योंकि उसके जो प्रोविजंस है वो बड़े स्ट्रिक्ट है, उसमें जो बेल है बहुत ही नामुमकिन है, जल्दी बेल मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो ये सारी चीजें ईडी को, तब पीएमएलए और ईडी इतना आपने देखा बहुत फ्रीक्वेंटली इन्वोक किए जाने लगे।
अब जिस तरीके से केजरीवाल को 40वें दिन इंटरिम बेल के नाम पर रिलीफ मिल गया, उससे पूरी सरकार हिली हुई है। और गवर्नमेंट के लॉ अफसर्स भी बार बार यही बात कह रहे हैं कि आप आम आदमी में और खास आदमी में अंतर कर रहे हैं, यानी कि वो पचा नहीं पा रहे हैं इस रियायत को जो अंतरिम जमानत के तौर पे केजरीवाल को मिल गई है। उनको इस बात का भी डर है कि कहीं इसी बेसिस पे हेमंत सोरेन को ना मिल जाए, कल को कोई और ना मांगने लग जाए। वो एक बात भूल रहे हैं कि जब इसी बेंच ने जब संजय सिंह को जमानत दी थी तो किस बेसिस पे दी थी? उन्होंने कहा था कि आप हमें फाइल दिखाइए और हम फिर टिप्पणी करेंगे इसको। तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप जमानत दे दीजिए, कोई बात नहीं। तो ईडी वीक फुटिंग पे लगातार रही है, जैसा आपने कहा, जैसा सुबह से बहस भी चल रही है। लेकिन जी उनकी आज की चिंता सबसे बड़ी यह है कि अगर पीएमएलए जैसे स्ट्रिंजेंट कानून के अंदर भी पॉलिटिकल अपोनेंट्स को ऐसे क्रूशियल और सेंसिटिव मौकों के ऊपर अगर इंटरिम मिलने लगी तो सरकार का तो सारा किया दराई खत्म हो जाएगा ना। केजरीवाल को 1 साल पहले भी अरेस्ट कर सकते थे, बेंच ने कहा कि आपने नौ इतने क्यों दिए नोटिस, पहले अरेस्ट कर लेते, पहले क्यों नहीं किया? तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं वीक फुटिंग पे है ईडी। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा उस पर मैं कोई कभी टिप्पणी करता नहीं, प्रिएम्प्ट करना गलत, इलीगल है, वो गलत होगा। लेकिन इस पूरे मामले में जो एज दिख रहा है अब तक, उसमें वीक फुटिंग पर ईडी दिख रही है और उसी के कारण इंटरिम बेल भी मिली। और उसी दिशा में जिस तरीके से जा रही है बात, वो लगता है कहीं ना कहीं कि ना केवल केजरीवाल के केस में, मुझे लगता है इस पूरे आर्गुमेंट के बाद पीएमएलए में जो बेल की कंडीशंस है, सेक्शन 19 की कंडीशंस है, सेक्शन 45 की जो कंडीशंस है, सीआरपीसी के जो प्रोविजंस है, उन पर भी मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला है। और ईडी जिस तरीके से राजनीतिक विरोधियों को फंसाती आई है, उसमें ना केवल इस केस में, आगे के लिए भी एक बेंचमार्क स्थापित ना हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। जिस तरीके से बेंच इस पूरे मामले को खोलकर एक एक पक्ष को ना केवल सुन रही है बल्कि एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रही है। आपने देखा होगा हर चीज में दोनों जजेस लगातार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वन वे आर्गुमेंट नहीं है, जी दोनों तरफ का आर्गुमेंट है, बेंच भी पूछ रही है और सारी चीजें हो रही है। तो बड़ा लाइवली सीन है जब ये चल रहा है। तो मुझे लगता है इसमें बहुत हायर स्टैंडर्ड्स फिक्स किए जा सकते हैं बीएमएलए के ओवरऑल प्रोविजंस को लेकर के, अरेस्ट को लेकर के, बेल को लेकर के और केस को चलाने को लेकर के। ये बहुत महत्वपूर्ण केस मुझे लगता है होने जा रहा है। देखिए बुशरा जी, कई बार क्या होता है कि इस तरह की जो परिस्थितियां होती है ना, तो आप बहुत अति उत्साह के अंदर गलत साइड पर पैर रख देते हैं जहां पर लैंड माइन बिछी हुई है। और आज दुर्भाग्य से वही काम उन्होंने किया है कि चलते चलते अरविंद केजरीवाल के चक्कर में संजीव खन्ना को वहां ले गए, वो जहां उनको नहीं ले जाना चाहिए था। आम आदमी पार्टी का नाम लेकर के, और उनका कहीं नाम आना भी है तो वो ट्रायल कोर्ट में आना है। यहाँ तो उस बात का वैसे भी कोई रेफरेंस नहीं। यहाँ तो आप ये बताना है आपको केवल कि आपको जो आर्ग्यू करना था वो क्या आर्ग्यू करना था, कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है या अवैध है। आप आम आदमी पार्टी को पार्टी बना रहे हैं, नहीं बना रहे, एक्यूज बना रहे, क्या कर रहे हैं, वो ट्रायल कोर्ट का मैटर है, यहाँ का मैटर नहीं है। तो इस सारे में वो खुद ही अपने ही ट्रैप में फंस गए कहीं ना कहीं। और दूसरी बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि केजरीवाल ने 100 करोड़ लिए या आम आदमी पार्टी ने लिए या नहीं लिए उस पार्टी से, वो तो जांच का विषय है, उस पर तो ये सारा पीएमएलए का केस चल ही रहा है। लेकिन एक बात तो निश्चित है ना बुशरा जी, कि 50 करोड़ रुपए से ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने जरूर लिए हैं उसी वादा माफ गवाह से, जो इस केस में गवाह है, जिसके बेसिस पे केजरीवाल को पार्टी बनाया गया है। वो 55 करोड़ तो रिकॉर्ड में आ गया है कि ये डिटेल से इस तारीख को इस तारीख से दिया गया पैसा। वो पैसा कहां से आया, वो किस एवज में दिया गया, वो सारी कथा भी तो खुल सकती है ना। और एक बात जो गलती कर रहे हैं सारे के सारे लोग, जो एक बात नहीं समझ रहे हैं कि देखिए, जस्टिस संजीव खन्ना ऐसे जज नहीं है कि जो एक सुप्रीम कोर्ट जज के बाद तुरंत रिटायर होकर चले जाएंगे। वो नेक्स्ट इन लाइन सीजीआई भी है, उनका कार्यकाल अभी लगातार बचा हुआ है चंद्रचूड़ के बाद भी। तो उनको जिस तरीके से, खासतौर पर जो उनका जो फैसला है अंतरिम जमानत देने का, उस पर एक इनडायरेक्टली कल होम मिनिस्टर ने भी टिप्पणी की बिना नाम लिए, ना उन्होंने केजरीवाल का नाम लिया ना कोर्ट का नाम लिया, लेकिन उन्होंने इशारा किया। और जिस तरीके से आज फिर सॉलिसिटर जनरल और एएसजी ने भी उसी को बार बार जिक्र किया, वो कहीं ना कहीं कुछ और चीज का इशारा कर रही है, सरकार की असहमति का जिक्र कर रही है। अगर असहमति हो भी तो वो छिपाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए, जैसा कि अमित शाह ने किया या जो दोनों लॉ अफसर्स ने किया। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो अमलेंदु जी अभी कह रहे थे कि यहां तो पता नहीं 100 करोड़ स्टेब्लिश होंगे या नहीं होंगे, वो 55 करोड़ तो स्टेब्लिश थे ना, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में लिए थे, वहां कहां जाएंगे आप? वो किस लिeu में लिए थे, वो मनी राउटिंग थी क्या थी, उसका भी तो पता करना पड़ेगा ना। और अगर वो, जो कि चीफ जस्टिस के पास वो ऑलरेडी लगा हुआ है इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला इशू, उसमें एसआईटी बनाकर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जांच की बात हो रही है,
अगर वो कहीं चीज आ गई तो उसमें तो बहुत सारी चीजें स्टेब्लिश्ड है पुष्पा जी। उसमें क्विड प्रो को भी है, उसमें बहुत सारी, कोई ऐसा अपराध नहीं है आर्थिक जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए ना किया गया हो। उसमें यह भी किया गया है कि पैसा किसी का, नाम किसी का, बॉन्ड किसी का, वो सारी चीजें भी हुई है। तो ये हम्म। आने वाले टाइम में एक पीएमएलए अपने आप में, जिसको अब तक सरकार यूज करती आई थी कथित तौर पे अपने विरोधियों के खिलाफ, वो उनके गले की फांस ना बन जाए कहीं, और खास तौर पे इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले इश्यू के अंदर। क्योंकि जब वो खुल के हम्म। डिस्कस होगा, और एक एक चीज बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी है, रिकॉर्डेड है, हर एक बॉन्ड का नंबर तक है, तारीख तक है, खरीदने वाले का नाम है, तो सरकार जाएगी कहां? और वो सारी चीजें किसको, उसके एवज में क्या काम मिला, कौन सा टेंडर मिला, कौन सा ठेका मिला, कौन सी रियायत मिली, कौन सी दवाई का कौन से केस में क्या रियायत मिली, वो सारी चीजें हैं। तो बहुत ही हम्म। सेंसिटिव मामला है, और बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि केजरीवाल से अपने स्कोर सेटल करने के चक्कर में सरकार कहीं गले की फांस ना ले ले इसको। क्योंकि जिस तरीके हम्म। से चीजें खुल रही हैं, यू नेवर नो कि ये कहां जाके रुकेगा। तो बहुत सावधानी के साथ ये करना पड़ेगा। अति विश्वास इसमें घातक हो सकता है किसी भी पार्टी के लिए। और जिस तरीके से जी। एसजी और एएसजी इस पूरे मामले को एक मूंछ का सवाल बना करके लड़ रहे हैं, प्रोफेशनली तो अच्छा है वो, लेकिन उसके फॉलोआउट्स क्या होंगे ये भी देखने की बात होगी, जिसको अब इसी ऑर्डर जी। के अंदर जब इसका फाइनल ऑर्डर आएगा, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी खराब आदत है कि वो दुखती रग को बिल्कुल सही जगह से दबाते हैं, और यही केस उन्होंने किया है इस बार आकर के, पूरी भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ला करके खड़ा कर दिया है। एक सवाल का जवाब तो चलो आपने कहने के लिए दे दिया कि मोदी जी ही पूरा कार्यकाल करेंगे, वही प्रधानमंत्री होंगे, और अगला चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बड़ी अच्छी बात है कि भाई जो मोदी जी ने कानून बनाया था, अडवाणी के लिए था क्या वो, क्या मुरली मनोहर जोशी के लिए था क्या वो, क्या वेंकैया नायडू के लिए था क्या, या आने वाले टाइम में राजनाथ और इनके लिए होगा, गडकरी के लिए ही होगा? मोदी के लिए कोई कानून नहीं है, उनका खुद का बनाया हुआ कानून भी मोदी पर लागू नहीं होता। लेकिन जो दूसरा पार्ट जिसका आपने जिक्र किया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ना तो उसको निगल सकते हैं, ना उसको उगल सकते हैं। मुझे बताइए इस सवाल का क्या जवाब है, जिस पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में उनके मुख्यमंत्री रहते हुए दोबारा सरकार बनाई, और उनको दूध में मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया, साइड कर दिया, उनको एक एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं। यही हाल वसुंधरा राजे का किया, यही रमन सिंह का किया। तो केजरीवाल ने ये गलत सवाल कहां पूछा ये कह के कि जो उन तीनों का हश्र हुआ वही अपने क्या नाम है योगी जी का भी होने वाला है। अब भारतीय जनता पार्टी हम्म। इसका क्या जवाब दे? वो हाँ कहे तो मुरे, क्या कहे कि हटा दें, हम 2 महीने बाद हटाएंगे, और अगर ये कहे नहीं हटाएंगे तो वो एक कमिटमेंट हो गया। तो ना तो मोदी कह सकते इस बात को कि नहीं हटाएंगे या हटाएंगे, ना अमित शाह कह सकते और ना जेपी नड्डा कह सकते। तो वो इस बात को गोल गोल घुमाते रहेंगे। अब समस्या क्या है कि गोदी मीडिया और जो 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 भी आपकी कीर्तन मंडली है, वो तो ये सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन जो सोशल मीडिया है, जिस दिन से केजरीवाल ने ये बात कही है, उस दिन के बाद हम्म। योगी को लेकर के सबसे बड़ी चर्चा ही ये है, और कोई चर्चा ही नहीं। हालांकि इसकी आशंका शुरू से थी, लेकिन केजरीवाल ने इसको इशू बना दिया। और आप तो यूपी होके आई हैं, वहां पर ये कितना बड़ा इशू बना जी। हुआ है कि योगी रहेंगे या नहीं रहेंगे। उत्तर प्रदेश में एक हम्म। बात हमको माननी पड़ेगी कि जितनी वोट योगी के नाम की मोदी के नाम की मिलती है, उतना ही जलवा योगी का भी कायम है कहीं ना कहीं। कारण कुछ भी हो सकते हैं, हम्म। उससे मैं और आप सहमत हो ना हो सकते, लेकिन उनका जलवा कायम है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है एक मुख्यमंत्री के तौर पे। अब उसका क्या जवाब दे भारतीय जनता पार्टी? तो केजरीवाल ने उसको बिल्कुल सही नब्ज को सही जगह से दबाया है, और भारतीय जनता पार्टी बड़ी बुरे तरीके से फंस गई है इसमें। और उत्तर प्रदेश के हम्म। नैरेटिव में ये बात बहुत ही कॉमन आ गई है कि यार केजरीवाल ठीक तो नहीं कह रहे हैं, बीजेपी जवाब क्यों नहीं दे रही है। तो ये जो चीज थी, जो हम्म। आशंका थी, उसको एक प्लेटफॉर्म दे दिया चर्चा का। तो मुख्य धारा के चैनल उसको डिस्कस करें या ना करें, लेकिन मैं आप तो कर रहे हैं ना। और सारा सोशल मीडिया और हम्म। इंटरनेट मीडिया जो भी है, उसमें चर्चा ही इस बात की है कि योगी आज गए, कल गए, चुनाव के बाद गए, 2 महीने नहीं पकड़ेंगे। उनको ये लगता है कि हम्म। 2000 जो अगला जो चुनाव होने वाला है, जो उत्तर प्रदेश की असेंबली का, वो योगी के नेतृत्व में नहीं होगा। और तमाम हम्म। लोग इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि योगी को हटाना इतना आसान नहीं है जितना उन दोनों को, तीनों को हटा दिया, चाहे वो शिवराज हो, चाहे वसुंधरा हो, चाहे रमन सिंह हो। क्योंकि वहां एक स्थिति थी कि चुनाव हुआ था, और चुनाव के बाद नया लीडर चुनने का अधिकार हाईकमान ले लेता है अपने हाथ में। लेकिन यहां तो अभी कोई हम्म। चुनाव नहीं है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में अभी समय है। तो योगी को हटाएंगे भी हम्म। तो कैसे हटाएंगे? तो वो सारी बेचैनी ना केवल आम जनता में है, बल्कि योगी के पूरे कैंप में भी है, उत्तर प्रदेश की पूरी ब्यूरोक्रेसी में भी है। और आपको पता है उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस हो, पूरा गवर्नेंस का सिस्टम हो, उसमें दो धड़ेबंदी बिल्कुल साफ है।
एक धड़ेबंदी केंद्र की तरफ से है, एक धड़ेबंदी राज्य की तरफ से है, योगी जी की तरफ से। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं दोबारा चर्चा में ला दी हैं केजरीवाल ने एक छोटी सी बात कह करके, और वो बात बीजेपी को हॉन्ट कर रही है यूपी में, क्योंकि आने वाले टाइम में जो यूपी के चुनाव है वहां वो सीटें हैं जहां बीजेपी का काफी अच्छा स्कोर था। कहीं अगर ये नैरेटिव चल पड़ा कि योगी को बदलेंगे तो बीजेपी के नैरेटिव का तो उस दिन कबाड़ा हो जाएगा। और केजरीवाल ये बात कह के अपने पंजाब निकल गया, आपको पता ही है वो अमृतसर और वहां सब घूम रहे हैं। तो बीजेपी को बैकफुट पे ला करके, और जो उन्होंने वो बात कही ना जिसके ऊपर आज क्या नाम है सॉलिसिटर जनरल ने भी टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट में और भी की कि अगर मुझे आप वोट डालेंगे तो मुझे जेल में नहीं जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बंदिश लगाई है बुशरा जी, वो भी समझना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपने केस के बारे में बात नहीं करेंगे, अपना जो शराब घोटाला है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये इस तरह की राजनीतिक जुमलेबाजी ये हर नेता करता है, इसमें क्या गलत है? सुप्रीम कोर्ट ने प्रचार के लिए थोड़ी रोका है, जुमलेबाजी के लिए थोड़ी रोका है। रोज प्रधानमंत्री क्या क्या बोल रहे हैं, अमित शाह जी क्या क्या बोलते हैं, और बीजेपी नेता क्या क्या बोलते हैं। तो उस जुमलेबाजी का हिस्सा है वो कि आप अगर मुझे वोट डालोगे तो मुझे जेल में नहीं जाना पड़ेगा। उसके कोई मायने थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत है, उन्होंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है उनकी कि 1 जून तक आपकी जमानत है अंतरिम, 2 तारीख को आपको हर हालत में सरेंडर करना पड़ेगा, दैट्स इट। उसके बाद कोई केजरीवाल कुछ भी कहता है उसके कोई मायने नहीं, उनको सरेंडर करना है तो करना है। तो ये बात बीजेपी इज ब्लोइंग इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन फॉर द रीजंस बेस्ट नोन टू देम, क्योंकि उनके पास केजरीवाल को इफेक्टिवली घेरने का कोई और मसला नहीं आया, और जिस ट्रैप में उन्होंने लिया था ईडी के जरिए केजरीवाल को, उससे भी वो बाहर निकला है, चाहे अंतरिम जमानती से ही। तो बीजेपी अब एक घायल शेर की तरह अपने घावों को कुरेद रही है, इसके अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है बुशरा जी, हकीकत ये। 2 चीजें हैं इसमें। एक तो इस जो भी जब भी फैसला आएगा इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। फर्ज कीजिए इसका फैसला 24 तारीख को आ जाता है या 30 तारीख को आ जाता है जब अगले फेज की वोटिंग होनी है, तो उसके मायने एकदम दूसरे हैं। उससे अगर मान लीजिए गिरफ्तारी अवैध घोषित कर देता है सुप्रीम कोर्ट, तो उसका बहुत जबरदस्त रिजल्ट, ना उसका इफेक्ट ना केवल इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी के पक्ष में पड़ेगा, बल्कि विपक्ष के उस नैरेटिव को भी मजबूती मिलेगी कि देखिए हम तो पहले ही कह रहे थे, टारगेट करके ये विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, विपक्ष को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देना चाहते, विपक्ष को चुनाव ही नहीं लड़ने देना चाहते। एक पक्ष ये है। अगर केजरीवाल की जमानत को वैध ठहराया जाता है उसके बहुत ज्यादा मायने नहीं है, क्योंकि समय बहुत कम है। मान लीजिए अगर 20 तारीख को चुनाव है, उसके बाद 25 को चुनाव है, फिर 1 को चुनाव है, तो इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कहीं इसको अवैध घोषित कर दिया गिरफ्तारी का, आपने कल देखा परवीर प्रकाश था की जो गिरफ्तारी थी उसको यूएपीए में थी, वो कितने स्ट्रिंजेंट उसके जो प्रोविजन है वो तो इससे भी स्ट्रिंजेंट है। और उनको कल जिस तरीके से गिरफ्तारी अवैध बताई गई, आज कितनी कवरेज मिली आपको, कल कितने चैनलों पे आपने उस पर डिस्कशन देखा। तो वो सारा नैरेटिव तो भारत सरकार अपने स्टाइल से उसको कवर कर रही है, अपने हिसाब से उसको मैनेज करती है। लेकिन ये पॉलिटिकल केस है केजरीवाल का। अगर कहीं केजरीवाल का गिरफ्तारी अवैध घोषित कर दी जाती है तो भारतीय जनता पार्टी ना केवल बैकफुट पे होगी, बल्कि चुनावी दृष्टि से भी उसको बड़ा भारी जो नैरेटिव का नुकसान है वो होगा। और विपक्ष की वो जो लगातार प्रचार है कि देखिए हमारे खिलाफ ज्यादती कर रहे हैं, वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। वो ना केवल चुनाव के हिसाब से, इंटरनेशनल छवि के हिसाब से भी। आपको ध्यान होगा जब केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था तो अमेरिकन प्रवक्ता ने भी ये कहा था कि वी आर कीपिंग एन आई ऑन दिस एंड वी होप दैट ही गेट्स ए फेयर ट्रायल, दिस इज नॉट ए स्मॉल थिंग। और अकेले केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं है, हेमंत सोरेन भी है। और ये मत भूलिए कि उनकी भी कल इंटरिम बेल पे कल कपिल सिब्बल बहस करने वाले हैं, कल अगर उनका नंबर आया तो, नहीं तो 20 को करेंगे वो। तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओवरऑल छवि की, उसकी एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर आइदर वे जो भी फैसला आएगा वो कहीं ना कहीं इंगित करेगा इनकी कार्यशैली पर, जिसके लॉन्ग टर्म के परिणाम होंगे, आज दिखे या ना दिखे। चुनाव पे भी प्रभाव पड़ेंगे, उसके फैसले पे भी प्रभाव पड़ेंगे और सरकार की छवि पे भी प्रभाव पड़ेंगे। देखिए इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि बद अच्छा और बदनाम बुरा। आज की तारीख में जो एजेंसियों की हालत हो गई है केंद्र के सामने, वो अकेले ईडी नहीं है। आप तमाम केसेस के अंदर देखिए, उस सीबीआई ने अपनी जो क्रेडिबिलिटी थी इतने सालों में जो अर्जित की थी, उसका कैसे बेड़ा गर्क हुआ, कैसे उसको केस्ड पैरेट से लेकर के क्या क्या सब एडजेक्टिव दिए गए। ऐसे ही कल दिल्ली पुलिस का देखा होगा आपने, यूएपीए के केस में परवीर प्रकाश था वाले में, और अब ईडी वाले केसेस में तमाम में, चाहे संजय सिंह की बेल वाला मसला ले लीजिए, चाहे केजरीवाल की बेल के ऊपर जो गिरफ्तारी की वैधता और अवैधता को लेकर के जो बहस हो रही है, कहीं ना कहीं एक बात तो पक्की है कि क्रेडिबिलिटी का संकट है एजेंसियों का, वो स्वीकार करें या ना करें।
और वो रिसीविंग एंड पे है कोर्ट्स के लगातार। लेकिन ये तो ना केवल ईडी के अधिकारियों को देखना पड़ेगा कि उनका हाल भी सीबीआई वाला होने वाला है, या कल को सरकारें सदा नहीं रहती, सरकार कभी ना कभी तो बदलनी है, जिसका इशारा कई बार राहुल गांधी भी करते हैं। तो जांच एजेंसियों को और अधिकारियों को एक बात समझनी चाहिए कि उन्होंने भी संविधान की अनुपालना की शपथ ली है। केवल सरकार ही नहीं लेती, अधिकारियों की भी शपथ होती है। वो अपनी शपथ के साथ क्या कर रहे हैं? क्या वो किसी के इशारे पर ये सब करके क्या वो एजेंसी का भला कर रहे हैं, या उसके नाम का मटिया मेट कर रहे हैं? जैसे चुनाव आयोग को देख लीजिए आप, चुनाव आयोग ने अपनी क्या गत बना ली है। तो ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस थे एक तरीके से, वो किन कारणों से अपनी साख को गिरवी रख के, साख को दांव पे लगा करके इस तरह की चीजों को डिफेंड करने पे आ गए हैं जो कि इनडिफेंसिबल है। उनके खुद के एक्शन इनडिफेंसिबल। वरना तो सीधी सीधी बात होती कि ईडी का जितना बड़ा नाम और औरा था, जितना बड़ा सीबीआई का नाम और औरा था, आप देख लीजिए आज किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उनसे। ना केवल सुप्रीम कोर्ट में बल्कि ट्रायल कोर्ट्स में भी रोज जुलूस निकलता है उनका। तो ये सारी चीजें तो ईडी के अधिकारियों को खुद ही तय करना पड़ेगा कि उनको कहां तक जाना है और कौन सी वो सीमा है। लेकिन कुल मिलाकर के जिस मुकाम तक देश के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को इस सरकार लेके गई है, उनके ऊपर सवालिया निशान लग रहे हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर, उनकी अप्रोच पर। वो ना केवल चिंता का विषय है, वो इस डेमोक्रेसी के लिए भी कहीं ना कहीं बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है, जिसकी तरफ सारे विपक्षी दल और बुद्धिजीवी वर्ग लगातार ध्यान आकर्षित कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है किसी को इस बात की परवाह नहीं है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी हो, चाहे दूसरी एजेंसियां हो। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण जी